हेलो गाइस, वेलकम टू रिसोर्स अड्डा। आज हम पॉलिटी का 5वां चैप्टर शुरू कर रहे हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फर्स्ट है उसमें टोटल 4 आर्टिकल है। वो किसके बारे में बताते हैं? हमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो है इसके बारे में बताते हैं। ओके, तो पहले देखते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारा जो आर्टिकल फर्स्ट है उसमें क्या कहा है? इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, यहाँ पे उन्होंने फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्यों नहीं कहा, इसके बारे में हम देखते हैं। तो पहले तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, तो उसमें क्या हो गया, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे उसमें उन्होंने मतलब डिफरेंस होने लगे कि इंडिया का मतलब इंडिपेंडेंस के बाद नाम क्या होगा। तो इसके बारे में डिफरेंस होने लगे। तो कुछ लोगों ने पता है कि हमारा ट्रेडिशनल नेम रहेगा भारत, और कुछ लोगों ने बताया कि हमारा जो मॉडर्न नेम है इंडिया वो रहेगा। लेकिन बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया दैट इज़ भारत ऐसे इंडिया का नाम अडॉप्ट कर लिया। ओके, तो इंडिया को एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों कहा गया, तो इसके बारे में बी आर अम्बेडकर बोलते हैं कि उन्होंने उसके लिए मतलब रीज़न बताए, 2 रीज़न्स। तो वो कौन से हैं? उन्होंने कहा कि इंडिया का जो यूनियन बना है वो क्या एग्रीमेंट ऑफ स्टेट से नहीं बना है, मतलब स्टेट्स एक साथ आए और उन्होंने एग्रीमेंट बना के इंडिया को नहीं बनाया। और दूसरा जो रीज़न है कि हमारे जो स्टेट्स है उनको हमारे सेंटर से अलग होने की परमिशन नहीं है, दे हैव नो राइट्स टू सिसेड फ्रॉम द फेडरेशन। ओके, ये 2 रीज़न बताए। हमारा आर्टिकल फर्स्ट जो है उन्होंने इंडिया की जो टेरिटरी है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। कौन से? टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी, एंड टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन फ्यूचर। ओके, हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नाम जो है वो फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं। टोटल हमारे कितने स्टेट्स है? 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी। यहाँ पे 9 दिया है लेकिन टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज है। ओके, हमारे सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के सेम कॉन्स्टिट्यूशन लागू है, लेकिन कुछ स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविज़न की गई। जैसे कि हमारा पार्ट 21 जो है इसमें टोटल 12 स्टेट्स है, उसके लिए सब स्पेशल प्रोविज़न दी गई है। बाद में 5th और 6th शेड्यूल में जो शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरियाज है उनको भी कुछ स्पेशल प्रोविज़न दी गई है। ओके, टेरिटरी ऑफ इंडियाज। ओके, टेरिटरी ऑफ इंडिया ये जो कंसेप्ट है ये वाइडर है किससे? यूनियन ऑफ इंडिया। बिकॉज यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ इंडिया के स्टेट्स के नाम आते हैं, लेकिन टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है? स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी, और जो टेरिटरी इंडिया बाद में फ्यूचर में एक्वायर कर लेगा तो वो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में आएंगे। ओके, तो एज अ बीइंग अ सोवरेन स्टेट इंडिया कैन एक्वायर मतलब न्यू स्टेट और टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है इंडिया। तो इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद दादरा नगर हवेली, गोवा, दमन दीव, पुडुचेरी एंड सिक्किम को एक्वायर कर लिया था। ओके, बाद में आता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या करता है? हमारा जो पार्लियामेंट है उसको एम्पावर करता है कि वो हमारे यूनियन में नया स्टेट को एडमिट कर सकता है या इस्टेब्लिश कर सकता है नए स्टेट को। तो आर्टिकल 2 हमारे पार्लियामेंट को 2 पावर्स ग्रांट करता है। पहली कौन सी है? वो क्या कर सकता है? पावर टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया, न्यू स्टेट्स को एडमिट कर सकता है। और दूसरी क्या है? वो एक नए स्टेट को इस्टेब्लिश कर सकता है। ओके, तो जो फर्स्ट जो प्रोविज़न है वो उसके बारे में, वो किसके बारे में बताता है? जो स्टेट ऑलरेडी एग्जिस्ट है इसके बारे में बताते हैं। और सेकंड प्रोविज़न जो है वो किसके बारे में? जो नया एक आधा स्टेट एक्वायर कर लिया तो इसके बारे में सेकंड प्रोविज़न बताती है। ओके, बाद में आता है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 किसके बारे में बताते हैं? जो इंटरनल जो रीएडजस्टमेंट रहती है इसके बारे में आर्टिकल 3 बताता है। मतलब हमारा तेलंगाना जो सेपरेट हुआ था आंध्र प्रदेश से, तो वो आर्टिकल 3 के अंडर सेपरेट हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है पार्लियामेंट्स पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स। ओके, तो आर्टिकल 3 जो है वो पार्लियामेंट को ऑथोराइज करता है कि वो एक नए स्टेट्स को फॉर्म कर सकते हैं। कैसे? 2 और मोर स्टेट्स को यूनाइट करके या उसको स्टेट्स को डिवाइड करके। ओके, वो स्टेट्स की जो एरिया है उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। स्टेट्स की बाउंड्रीज को अल्टर कर सकते हैं या स्टेट्स का नाम भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 3 यूज़ करने से पहले उन्होंने एक टू कंडीशंस बताई है। कौन सी?
पहले तो उनको प्रायर रिकमेंडेशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को सॉरी प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा। जो बिल मतलब पार्लियामेंट में पास करने से पहले प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन लगेगा। और जो सेकंड प्रोविज़न है वो कौन सी है, उनको प्रेसिडेंट को वो बिल जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर को रेफर करना पड़ेगा। ओके, बाद में प्रेसिडेंट बट एक है कि प्रेसिडेंट ने अगर मतलब एक आधे स्टेट को बिल रेफर कर दिया तो जो स्टेट ने जो डिमांड की है वो इस प्रेसिडेंट पे एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना मतलब बाउंड नहीं होगा। ओके, दे कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी प्रपोजल बाय स्टेट गवर्नमेंट। ओके, और यूनियन टेरिटरी के बारे में उनको रेफरेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, यहाँ पे हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है पार्लियामेंट को अथॉरिटी देता है कि वो हमारे इंडिया का मैप कैसे भी रीड्रॉ कर सकते हैं। इसमें स्टेट्स की पावर डिप्राइव कर दी गई है। तो इंडिया को क्या बोलते हैं, इंडिया एज अ इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, नॉट लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसमें उसको क्या बोलते हैं, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। वहाँ पे स्टेट्स की पावर ऑलमोस्ट सेंटर के बराबर है। ओके, बाद में आता है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में क्या बताया है, जो मतलब हम आर्टिकल सेकंड और थर्ड जो है उसको मतलब यूज़ करना हो तो मतलब एक आधे मतलब उसके अंडर जो अमेंडमेंट रहती है उसको हमें 368 के अंडर नहीं करनी पड़ेगी। मतलब 368 मतलब जो अमेंडमेंट 360 आर्टिकल 368 के अंडर आती है उसको स्पेशल मेजॉरिटी लगती है, लेकिन आर्टिकल 2 और 3 के अंडर जो अमेंडमेंट होगी उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी लगेगी। ओके, तो बाद में एक क्वेश्चन उठता है जो हमारे पार्लियामेंट को मतलब एरिया का एक स्टेट्स का एरिया जो है वो डिमिनिश करने की जो पावर है, इसमें उनको इंडियन टेरिटरी को दूसरे एक आधे कंट्री को सिसेट करने की पावर है या नहीं है। ओके, इसके बारे में क्वेश्चन उठता है। तो इसके लिए केस गई थी सुप्रीम कोर्ट में, कब, बेरोबारी यूनियन की जो केस थी हमारा जो ईस्ट पाकिस्तान था उस टाइम का, तो उसके बारे में जो केस गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उसी टाइम का ये इशू है। तो उन्होंने बताया कि इंडिया हैज़ नो पावर अंडर आर्टिकल 3 टू डिमिनिश, मतलब एक आधी टेरिटरी इंडिया की वो दूसरे कंट्री को दे सकता है। तो इसके लिए बाद में हमें पता है कि 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, कब, 1960 में, टू ट्रांसफर द टेरिटरी टू बांग्लादेश, या सॉरी उस टाइम का पाकिस्तान। और सुप्रीम कोर्ट ने 1969 में बता दिया कि अगर एक आधा बाउंड्री डिस्प्यूट रहेगा उसको सॉल्व करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम वहाँ एक टेरिटरी को एक्सचेंज नहीं कर रहे होते। ओके, बाद में देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज विथ बांग्लादेश। हमें पता है 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था इसके लिए, जो एंक्लेव्स मतलब शेयर हुए थे इंडिया और बांग्लादेश में, उसके लिए अमेंडमेंट किया गया था 2015 में। ओके, उसमें क्या हुआ था, बांग्लादेश को हमने टोटल 111 एंक्लेव्स दिए थे, और उसके बदले में बांग्लादेश ने हमें 51 एंक्लेव्स ट्रांसफ़र किए थे। ओके, तो उसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड है। इंडिया एंड बांग्लादेश हमें पता है ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर के बॉर्डर शेयर करते हैं, वो जो कि इंडिया के बाकी नेबर से सबसे ज़्यादा है। ओके, तो इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान का जो बाउंड्री का डिस्प्यूट था उसको सॉल्व करने के लिए पहले आया रेड क्लिफ अवार्ड इन 1947। उसके बाद आता है बैग अवार्ड, कब आता है, 1950 में। बाद में और एफर्ट किए जाते हैं, कैसे, नेहरू नून एग्रीमेंट में 1958 में, लेकिन इशू सॉल्व नहीं होता, केस सुप्रीम कोर्ट में जाती है, और इसके बाद होती है 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1960 में। ओके, बेरोबारी यूनियन के बारे में। ओके, तो इशू फाइनली कब सॉल्व हो गया, जब हमारे 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गई। बाद में देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उस टाइम क्या हो गया, हमारे जो स्टेट्स थे वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड हुए थे। कौन से, ब्रिटिश प्रोविंसेस जो कि डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थी, और बाद में आते प्रिंसली स्टेट, वो किसके अंडर थी, हमारे डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन की, पैरामेंट्री ऑफ ब्रिटिश क्राउन, मतलब वो इनडायरेक्ट रूल था उस पर उनका। ओके,
इनडायरेक्टली रूल कर रहे थे प्रिंसली स्टेट को। ओके, तो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 आया, उसमें उन्होंने क्या 3 ऑप्शन दिए उनके सामने, एक तो वो इंडिया को ज्वाइन कर सकते या पाकिस्तान को, या वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो बाद में क्या हो गया, जो टोटल 552 जो प्रिंसली स्टेट थे उसमें से 549 ने ज्वाइन कर लिया इंडिया को, लेकिन जो हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर वो इंडिपेंडेंट रहने की सोच रहे थे, लेकिन बाद में उनको भी एडमिट कर लिया गया। कैसे, हैदराबाद को बाय मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन, जूनागढ़ को बाय रेफरेंडम एंड कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। बाद में 1950 में क्या हो गया, जो हमारा स्टेट्स तो उनको 4 क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया गया, जैसे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी में। ओके, बाद में जब मतलब सब मतलब ये डिवीज़न हो गया, तो स्टेट्स डिमांड करने लगी कि हमारा डिवीज़न लिंग्विस्टिक बेसिस पे हो जाए। इसके लिए बाद में जो कमीशन आए थे, जो धार कमीशन एंड जेवीपी कमिटी, इसके बारे में देखते हैं। ओके, यहाँ पे दिखा है, देयर हैज़ बीन अ डिमांड फ्रॉम अ डिफरेंट रीजन, पर्टिकुलरली साउथ इंडिया, फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। इसके लिए धार कमीशन कब आया, जून 1948 में। ओके, तो उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट किया था दिसंबर 1948 में, उन्होंने बताया कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स कैसे हो जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस से रादर देन ऑन लिंग्विस्टिक फैक्टर। ओके, तो बाद में और एक कमेटी आई, जेवीपी कमेटी, उसमें 3 मेंबर थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टभी सीतारामैया। उन्होंने भी धार कमीशन जैसा ही कहा कि उन्होंने मतलब वो लिंग्विस्टिक बेसिस का फॉर्मूला को रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन बाद में प्रॉब्लम क्या हो गया, जो हमारे पोट्टी श्री रामालू जो थे तेलुगु स्पीकिंग, उन्होंने 56 डे का हंगर स्ट्राइक रखा था। उसके कारण हमारे गवर्नमेंट को नया एक स्टेट बनाना पड़ा, तेलुगु स्पीकिंग आंध्रा, मतलब आंध्रा जो स्टेट था 1950 अक्टूबर 1953 में फॉर्म करना पड़ा फर्स्ट स्टेट ऑन ए लिंग्विस्टिक बेसिस। ओके, बाद में आता है फाजल अली कमीशन। उसमें जो 3 मेंबर रहते हैं उनके नाम इंपॉर्टेंट है। पहला जो रहते फाजल अली, KM पन्नीकर एंड HN कुंजरू। वो कब अपॉइंट हो गया, दिसंबर 1953 में। ओके, तो उन्होंने फाइनल रिपोर्ट सबमिट किया सितंबर 1955 में, और उन्होंने लैंग्वेज का फॉर्मूला जो है ब्रॉड एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उन्होंने 1 लैंग्वेज 1 स्टेट का जो फॉर्मूला था उसको रिजेक्ट कर दिया। और उन्होंने बताया, उन्होंने 4 मेजर रीज़न बताए उसके कारण, जो मतलब 1 लैंग्वेज 1 जो स्टेट का फॉर्मूला था उसको रिजेक्ट करने के, जो कि है प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ कंट्री, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज नेशन एज होल। ओके, और कमीशन ने सजेस्ट किया कि जो 4 जो हमारा डिवीज़न है उसको रिजेक्ट किया जाए, और नए 16 स्टेट एंड 3 यूनियन टेरिटरी को इस्टेब्लिश किया जाए। इसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया, और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी बनाई टू डू अवे द 4 क्लासिफिकेशन। ओके, उसके बाद गवर्नमेंट ने 1956 में क्या किया, 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई। ओके, लेकिन उसके बाद भी मतलब नए स्टेट्स के लिए डिमांड होने लगी 1956 के बाद में। उसके देखते हैं हम बाद में, जब 1960 में महाराष्ट्र एंड गुजरात जो थे वो एज अ बॉम्बे एज अ बाइलिंगुअल स्टेट में थे 1960 तक, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड उन्हें गवर्नमेंट को 1960 में गुजरात एज अ 15th स्टेट बनाना पड़ा। ओके, बाद में देखते हैं दादरा नगर हवेली। दादरा एंड नगर हवेली को कौन रूल कर रहा था, पोर्तुगीज रूल कर टिल 1954 में। ओके, और बाद में जब वो लिबरेट हो गए तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है 1961 तक वहाँ के मतलब लोगों ने ही एडमिनिस्टर किया उसको, लेकिन बाद में 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गई 1961 में, और उसको एज ए यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया। बाद में देखते हैं गोवा, दमन एंड दीव को, वो भी पोर्तुगीज़ के अंडर ही थे टिल कब, 1961 में।
बाद में पुलिस एक्शन से उनको मतलब इंडिपेंडेंट किया गया। उसके बाद 12 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हो गए कब 1962 में, और सबको यूनियन टेरिटरी मतलब गोवा और दमन एंड दीव को यूनियन टेरिटरी बना दिया। लेकिन बाद में 1987 में गोवा स्टेट एज ए स्टेट का दर्जा दे दिया गया। कब 1987 में। बाद में आता है पुडुचेरी। पुडुचेरी को कौन रूल कर रहा था? फ्रेंच रूल कर रहे थे टिल कब 1954 में। उन्होंने बाद में इंडिया को हैंड ओवर कर दिया था। ओके, बाद में 1962 में 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गई और उसको भी यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया। तब तक वो एज ए एक्वायर्ड टेरिटरी रह गई थी 1962 तक। बाद में आता है 1963 में नागालैंड को एक सेपरेट स्टेट का दर्जा दे दिया गया। कब 1963 में। ओके, एज वो 16 स्टेट बन के सामने आया। बाद में देखते हैं हरियाणा, चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश। तो जो कब 19 इन 1966 जो पंजाब जो स्टेट था उसको बाइफरकेट किया टू क्रिएट हरियाणा को 17th स्टेट बना दिया। कब 1966 में। लेकिन बाद में जो मतलब सिख होमलैंड थी उन्होंने भी डिमांड किया कि हम जो पंजाबी स्पीकिंग जो पीपल है उनका सेपरेट मतलब स्टेट बनाया जाए अंडर द लीडर ऑफ कौन? तारा सिंह। तो इसके कारण एक शाह कमीशन अपॉइंट किया 1966 में। तो 1966 में जो कमीशन अपॉइंट किया था इससे पंजाब स्टेट बन के यूनिलिंगुअल स्टेट ऑफ पंजाब फॉर्म हो गया। ओके, और हिमाचल प्रदेश जो था इन 1971 उस टाइम मतलब जब पंजाब फॉर्म हुआ था तो हिमाचल प्रदेश को एज ए यूनियन टेरिटरी रखा था। लेकिन इन 1971 हिमाचल प्रदेश एज ए 18th इंडिपेंडेंट स्टेट बन के सामने आया। ओके, 1971 में। बाद में मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय के बारे में देखते हैं। 1972 में क्या हो गया, जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है उसका मैप मतलब पूरी तरह चेंज कर लिया गया। तो उस टाइम क्या हो गया, 3 स्टेट सामने आए 1972 में। कौन से? मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय एज 19, 20 एंड 21 स्टेट रिस्पेक्टिवली। ओके, तो जब 22nd अमेंडमेंट हो गई थी कब 1969 में, तो मेघालय को एज अ ऑटोनोमस स्टेट और सब स्टेट का दर्जा दिया था। किसको? मेघालय को। ओके, बाद में उसको स्टेट का दर्जा दे दिया गया। बाद में आता है सिक्किम। सिक्किम मतलब 1947 तक प्रिंसली सिक्किम जो था वो चोग्याल के अंडर प्रिंसली स्टेट ही था। ओके, 1947 के बाद भी वो मतलब चोग्याल के अंडर ही रहा। कब तक? 1974 तक। लेकिन बाद में सिक्किम ने मतलब ऐसा मतलब वहाँ के लोगों ने बताया कि हम इंडिया में आना चाहते हैं। ओके, तो इसके लिए 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गई और वो आर्टिकल 2A नया आर्टिकल ऐड किया गया। उससे सिक्किम को क्या बना दिया गया? एज अ एसोसिएट स्टेट बना दिया इंडिया का। ओके, और बाद में उसको मतलब जो है चोग्याल का रूल वो कम्प्लीटली रिफ्यूज़ कर दिया गया। जो आर्टिकल 2A था उसको भी रिमूव कर दिया और इन 1975 सिक्किम को 22nd स्टेट बना के इंडिया में ऐड कर दिया गया। बाद में देखते हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। डेट देखते हैं इन 1987। ओके, ये जो स्टेट है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा, ये 23rd, 24th एंड 25th स्टेट बन के इंडियन यूनियन में शामिल हो गए। ओके, इसमें ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट रखने का कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको मतलब प्रीलिम के लिए जो ईयर्स है वो याद रखनी पड़ेगी। बाकी चीज़ें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके कारण मैं सिर्फ ईयर ही बता रहा हूँ। ओके, बाद में आते हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। ये कब डिवाइड हो गए? वो ये 2000 में एज अ स्टेट बन के सामने। कौन से 26, 27 एंड 28। कब? 2000 में। ओके, एंड हमें पता है फाइनली लास्ट मतलब रिसेंट तेलंगाना जो है 2014 में आंध्र प्रदेश से सेपरेट हो गया था। ओके,
और अभी मतलब इन 2019 जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख जो है उनको एज ए यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया है। जम्मू कश्मीर विद लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लद्दाख विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके कारण हमारी टोटल 9 यूनियन टेरिटरी हो गई थी, लेकिन जो एक 2 यूनियन टेरिटरी एक साथ करने के कारण उसकी संख्या फिर से 8 हो गई है। ओके, और यहाँ पे कुछ मतलब नेम चेंजेस, नेम के चेंज हो गए थे, उसके देखना। मद्रास का नाम चेंज होकर तमिलनाडु हो गया था, और जो लक्षद्वीप मिनिकॉय अमीन का लक्षद्वीप हो गया था, उत्तरांचल का उत्तराखंड हो गया, और पौंडीचेरी को पुडुचेरी बोलते हैं हम। उड़ीसा का नेम चेंज होके ओडिशा हो गया था। ओके, ओके, थैंक यू गाइस।